नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक तापमान चढ़ता ही जा रहा है और इस बार सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं, सत्ता बचाने का है ममता बनर्जी के लिए। पिछले कुछ दिनों में माहौल बंगाल में तेजी से बदला है। जमीनी समीकरण, राजनीतिक भाषा और चुनावी मुद्दे, सब कुछ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्रा में बढ़ती भीड़ और उसका राजनीतिक संदेश के इस बार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बंगाल में हुआ, बल्कि चुनावी संकेत ममता के खिलाफ मिले। चुनाव के बीच में योगी मॉडल की चर्चा, बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की बात, जिससे टीएमसी में खलबली मची। और तो और ममता के खिलाफ बीजेपी का चार्जशीट, जिसने पूरे चुनावी गणित को बदल कर ही रख दिया। और यही डर है कि ममता अब खुद कह रही है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो बुलडोजर चलाकर सब कुछ तबाह कर देगी। तो कैसे चुनाव के नजदीक आते आते बदल रहे हैं चुनावी समीकरण, कैसे बदल रहे हैं चुनावी आंकड़े और कैसे हो रहे हैं सारे चुनावी सर्वे फेल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें, पश्चिम बंगाल में जो बदलाव देखने को मिला है, इससे कैसे चुनावी समीकरण और आंकड़े आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पिछले सप्ताह हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली 165 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, ये आंकड़े ममता बनर्जी को डराने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 7 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों का और गेन कर लिया। समझने की बात है कि पिछले 7 दिनों में क्या क्या हुआ और क्यों ममता बनर्जी इस पूरे प्रचार में, अपने नैरेटिव को जनता तक ले जाने में वो कामयाब नहीं हो पा रही है। इतना सब कुछ उन्होंने घोषणा कर दी और कई सारी योजनाओं की उन्होंने घोषणा कर दी, ये करेंगे वो करेंगे, बाकायदा लिस्ट निकाल दी पूरी की पूरी। लेकिन क्या हुआ, अगले ही दिन शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, वो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे। घुसपैठिया, तो बुलडोजर, तो इनकाउंटर, महिलाओं को कह रही है कि भाई निकाल लो सामान, वो सेंट्रल फोर्स वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शी इज ऑन अ वेरी शेकी ग्राउंड। एक चीज जो समझने की है, जो पूरे के पूरे आपको बंगाल का अर्थमेटिक समझ में आ जाएगा, चुनावी अंकगणित, वो क्या है? वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलना है, तो 30% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो तो इनके पास नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप इस चीज को समझिए कि ये जो 30% वोटर है वो आपका वो कुछ खिसक भी रहा है और वो बीजेपी को नहीं जा रहा है। मतलब कि जो कुछ भी लड़ाई है वो लड़ाई हिंदू वोटर्स की है। भारतीय जनता पार्टी इस 70% में से वो 50% तक या उससे कुछ ज्यादा लेकर के आ जाती है, इसलिए 38% वोट आ जाता है। ठीक, अब 7 दिनों में आपने क्या क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया, उससे आपको पूरा मसला समझ में आ जाएगा। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में 10% का डिफरेंस। ये 10% कहां जाना है? 5% हिंदू वोटर्स जो ममता बनर्जी को पिछले बार जिन लोगों ने वोट दिया, 5 से 6% हिंदू वोटर्स इधर आ गए। मुसलमान तो नहीं आने वाला, मुसलमान तो वही है, मुसलमान घटेगा तो घटेगा, लेकिन हिंदू वो अगर इधर आया तो 5% के स्विंग में ममता बनर्जी की परिस्थिति आ जाएगी कहां? वो बीजेपी वाली, और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी कहां? वो टीएमसी वाली। बस नाम बदल जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन, ये टीएमसी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जो मुसलमानों के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई एनआरसी लग रहा है, एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा, ये बंगाल के हिंदुओं को लग रहा है कि ममता बनर्जी अभी भी वही काम कर रही है मुस्लिम अपीजमेंट का। पिछले एक सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी
वो रामनवमी का जुलूस निकाल रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, और ममता बनर्जी ये सफ़ेद साड़ी का वो नकाब बना करके ये जो दुआएं मांग रही है, ये ममता बनर्जी के लिए ये 10 सीट का नुकसान हो गया। और पिछले हफ्ते एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये भी हुआ कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच में अलायंस भी हुआ है। क्या उसका भी नुकसान इन बढ़ते बदलते आंकड़ों में दिखाई दे रहा है? देखिए, नुकसान तो होगा ही, और नुकसान तो पहले ही ममता बनर्जी को हो चुका है। अभी जो धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी अभी 60 लाख पर नजर गड़ाए हुए हैं। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए 48% वोट अगर ममता बनर्जी को आया पिछले चुनाव में, उसमें से अभी वर्तमान में ममता बनर्जी 40% पर आ चुकी है। क्योंकि लगभग 1 करोड़ के आसपास मानकर चलते हैं, अगर 85 लाख 90 लाख भी वोट कट रहे हैं, उसमें से 80% से ज्यादा वोट मुसलमानों का कट रहा है, और वो वोट जो है ममता बनर्जी की पार्टी का, यानी कि 10% से ज्यादा 10-11% के आसपास मुस्लिम वोट कट रहे हैं वहां। और 10% मुस्लिम वोट यानी ममता बनर्जी 48% से घटकर 40% के आसपास आ गई है। पिछली बार एकजुट होकर मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट किया, तो अभी वो 40% के आसपास है, भारतीय जनता पार्टी 38% के आसपास है। अब भारतीय जनता पार्टी का 1-1.5% वोट कटने की बात सोच सकते हैं। जो रिपीटेड वोटर हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट वाले वोटर हैं, जो बाहर चले गए हैं, और जो वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी, तो उन बूथों पर तो जो वोटिंग होते थे दूसरे के लिए, वो भाजपा के पक्ष में भी होते थे। लेकिन ज्यादातर इलाके 200 से ज्यादा सीटें ममता बनर्जी जीत रही है, यानी कि सबसे ज्यादा बूथों पर ममता बनर्जी का कब्जा है। तो ऐसे में अभी टसल जो चल रहा है ये 4-5% वोट का है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव बनाया है कि नहीं, अगर हमें 38% पहले से वोट मिल रहे हैं तो हमें 5-7% वोट को बढ़ाना है। और वो किन इलाकों में बढ़ेगा? जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 15 से 20% है, वहां पर हमें एकजुट होना पड़ेगा। और ये देखा जा रहा है, अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग नेताओं को ये क्षेत्र विभाजित कर दिया गया है कि किस क्षेत्र में हमें कैसे बेहतर प्रदर्शन करने हैं। तो इस बीच ये जो बार बार घुसपैठिए की बात की गई, बार बार बुलडोजर इनकाउंटर की बात की गई, और रामनवमी के समय अलग अलग इलाकों में, ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुल इलाकों में, मुर्शिदाबाद में ये जो शोभा यात्रा निकले, ममता बनर्जी कह रही है कि शोभा यात्रा के दौरान हिंदुओं ने हथियार लहराए, तलवार लहरा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। तो ये तो उसी इलाके में है जहां मुर्शिदाबाद में 22 सीटों में से लगभग 8 से 10 सीट ऐसे हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 30 से 35% है, बहुत होगा तो 40% होगा। उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बढ़ रही है। जो पिछली बार 22 में से 2 सीटें लाई थी, वो इस बार 8 से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी है। और ये ओवैसी और हुमायूं कबीर, ये उसी इलाके में सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को प्रभावित भी करेगी। 10-15% अगर वोट वहां पर काट लेता है तो फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, अभी जो आंकड़े कुछ बदल रहे हैं वो आंकड़े और बदलेंगे, पुराने परिणाम दिखेंगे कि जैसे पिछली बार ममता बनर्जी 200 पार की, ये धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते अभी तक 175 दिख रहे हैं, वो धीरे बढ़कर 190 और 200 तक पहुंच सकते हैं। मतलब पिछले एक हफ्ते में ही, क्योंकि हमने पिछले संडे को इसी अपने खास कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल चुनाव पर ओपिनियन सर्वे किया था, उसमें हमने कहा था कि आसानी से बीजेपी 165 तक जा सकती है। लेकिन अगर 175 एक ही हफ्ते में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, तो क्या आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये आंकड़े और बदलेंगे और सारे सर्वे तो फेल होते ही दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है ममता बनर्जी का। अगर आप याद कीजिए, पिछली बार भी इस तरह का माहौल तो था, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव के शुरुआत में ही वो प्लास्टर में लगा ली, खेला होबे करेंगे और ये कर दिया वो कर दिया, एक अलग तरह का माहौल हो गया। लेकिन वो अब करने का मौका भी हमेशा नहीं दे रहे हैं। अब वो मौका भी नहीं मिल रहा। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो खेल हो रहा है, वो खेल जो इनका था वो ये फर्जी वोटर्स का था कि ये जो 10% वोटर जो कट गया है, इसको कैसे आप उनके मरे हुए लोगों का नाम वोट पे डाल देना, उसको वोट करवा, ये छापा, ये एक बड़ी दिक्कत है। वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि ये क्या बदला है इस बार। देखिए, महिलाएं बदल गई हैं। वुमेन सिक्योरिटी हैज बिकम अ बिग इशू
घर घर में, मैं तो बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता के घर में उसकी महिलाएं, घर में बेटी और बहू कह रही है इस बार तो ममता को नहीं देंगे। ये आरजी कर का इंपैक्ट है। और आप इस चीज को समझिए, ममता बनर्जी का दो डेन है, डेन जिसको कहते हैं। एक ये जो मुस्लिम बहुल इलाका जो है, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जहां पे उत्तरी दिनाजपुर, जहां मुसलमान लोग ज्यादा हैं, वहां खूब सारे सीट्स आते हैं। दूसरा जो बड़ा डेन है वो 35-40 सीटों का, वो कलकत्ता, हावड़ा एंड उसके आसपास। यहां भारतीय जनता पार्टी मुर्शिदाबाद में तो 2 जीत भी गई, यहां तो 0 था। यहां हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। ये माहौल बदला है, ये माहौल बदला है कि जहां ये जो आपका जो पिछली बार नॉर्थ बंगाल में भी कुछ ममता बनर्जी का खेल हो गया था, कुछ इधर जो आपका जो बिल्कुल उड़ीसा के बॉर्डर में और झारखंड के बॉर्डर में भी कुछ जगह पे ये सीट लाने में कामयाब रही थी। इस बार ये धीरे धीरे माहौल ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से बदला है। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ममता बनर्जी का कैंपेन अभी तक पिक नहीं किया है, वो अपना नैरेटिव अभी तक लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी को बाध्य नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी आता है, मोदी जी हो, अमित शाह हो, और वो एक नैरेटिव दे जाते हैं। ममता बनर्जी सवालों का जवाब देते देते इधर उधर घूम रही है, जो उनके लिए हानिकारक। लेकिन बीजेपी का ये कैंपेन तो अप्रैल के महीना पे और पीक पे जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी की 14 रैलियां, अमित शाह की 8 से ज्यादा रोड शो और रैलियां, और तमाम बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो भी मैदान में उतरेंगे। तो आने वाला वक्त ममता के लिए और कितना टेंशन देने वाला है? देखिए, आने वाले समय में आंकड़े और बदलेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नई स्ट्रेटजी बनाई, जो अभी सामने में दिखाई पड़ रहा है, आ रहा है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी देना कि किन क्षेत्रों में किसका प्रभाव कैसा हो सकता है। जैसे शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता भेजा गया है, लेकिन कोलकाता जाने से पहले उन्होंने अपने गढ़ को कैसा मजबूत किया है, वो अगर देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर में या पश्चिमी मेदिनीपुर में, ये दोनों जगह मिलाकर 31 सीटें हैं। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटें। पिछले बार के चुनाव में ममता बनर्जी बेहतर प्रदर्शन कर पाई थी। 10 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी की थी, 6 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। लेकिन स्थिति कैसे बदल गई? शुभेंदु अधिकारी पर दबाव बनाया गया कि देखो भाई, आगे के समय के लिए ये किला सुरक्षित रखो, ये हमेशा नंदीग्राम नहीं चलता रहेगा। और इसलिए 2024 के चुनाव आते आते, लोकसभा चुनाव में, जहां ममता बनर्जी को कहा जा रहा है सबसे ज्यादा असेंबली सेगमेंट में भी लीड की, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, 18 से 12 सीटों पर आई। लेकिन पूर्वी मेदिनीपुर में ये 16 में से केवल 1 सीट पर टीएमसी लीड कर पाई, यानी 15 की 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना बेस बढ़ा लिया। ये शुभेंदु अधिकारी का काम है। और उसके बाद पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी जो दी गई है, ये शुभेंदु अधिकारी के हैं कि दोनों जगह पर 31 सीटों में से जो पिछली बार 8 सीटें आई थी, इस बार कम से कम 25 सीटें आनी चाहिए। और ये जब उन्होंने सिक्योर्ड कर लिया, अपने छत्रपों को वहां पर लगा दिया, तो इनको जिम्मेदारी दी गई कोलकाता हावड़ा में नैरेटिव चेंज करो। क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी अभी जिस आक्रामकता के साथ दिख रहे हैं, वो तो लगता है जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा बढ़े थे ये असम के अंदर, वही रुख दिख रहा है, वही भगवा पोशाक, वही भगवाधारी, वही भगवा तरीके, और उसी तरीके से आक्रामक तरीके से ये शोभा यात्रा निकालना। तो जिस तरीके से इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई कि 60 से 65 सीटें ऐसी है जहां पर हम पिछली बार परफॉर्मेंस खराब कर पा रहे थे, आपकी जिम्मेदारी है। शांतनु ठाकुर को अलग जिम्मेदारी दी गई है, दिलीप घोष को अलग जिम्मेदारी दी गई है, और उसके बाद नैरेटिव तैयार करने की जिम्मेदारी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हैं ही। तो ऐसे में लग रहा है कि जैसे जैसे पिक होगा, वैसे वैसे ममता बनर्जी का एक एक क्षेत्र जो पिछली बार इनके कब्जे में था, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगा, और उसके बाद अंतिम समय तक एक बौखलाहट में
सरेंडर ही करेगी, कुछ ऐसे शब्दों का, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करेगी कि हो सकता है ममता बनर्जी बीच में ही वारंट के शिकार हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल का चुनाव अब सिर्फ विकास बनाम वादे नहीं बल्कि नैरेटिव बनाम नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत से माहौल बदलने की कोशिश में है। और यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी कमजोर हो रही है और बीजेपी मजबूत होती जा रही है। सीटों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं और ममता की बौखलाहट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है बंगाल चुनाव में क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।